गाइस गुड इवनिंग। राम सा सभी को कैसे है दोस्तों। तो फिलहाल पीछे देखो भव्य हमारा सिटी पैलेस, इसे महल चौक भी बोलते हैं। यहाँ पर होने वाला है कवि सम्मेलन। तो उसी के लिए हम यहाँ हैं क्योंकि आज जो कवि आने वाले हैं वो हैं सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो उन्हीं को सुनेंगे हम। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के लोग। लेट्स गेट स्टार्ट। अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ मत्स्य उत्सव को पूरी तरह से कवरेज दे रहे हैं। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। कपिल भैया, कभी कभी कविता जैसी चीज भी आ जाती है मेरे पास। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। बेहतरीन श्रृंगार की, प्रेम की कविताएं, मुक्तक डॉक्टर पूनम वर्मा ने आपको सुनाई। बीच बीच में मैंने अभ्यास भी किया, एक एक दो, एक एक दो। मैं तो एसपी मैम को अभी मैंने एसएमएस किया, मगर मैम आपके यहाँ कोई लेडी कांस्टेबल की जगह खाली है क्या। हमारे पास एक है, 1 2 3 अच्छा करती है अभ्यास उनके पास है। चले विनीत जी भर्ती तो कर लेते, लेकिन हाइट थोड़ी मैडम की छोटी रह गई है। हमारे मैडम इसमें तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो एक बार मैडम की हाइट बढ़ जाए किसी तरीके से, मतलब कद वैसे बढ़ जाए, साहित्य का बाकी तो नहीं बढ़ना। आप ताली बजा दिए कि एक अच्छा सारा गीत आपने सुन लिया है। हम तो आज सर आप लोग भी उस समय वहाँ पेट शो देखने गए, मैम भी उस समय थी, वर्दी में थी, इसलिए मैं निकट नहीं गया। इनको मैंने पहली बार वर्दी में चलते देखा, मैं तो खुद से हिम गया। मैं तो इनकी जब भी इनके पास जाता था मेरे को लगता है बड़ी बहन है, लेकिन जब वर्दी में देखा कैप, मैंने कहा पूनम पीछे हटो, कहने एसपी मैम आ रही है। तो वहाँ हम सब वो डॉग्स देख रहे थे। तो वहाँ हम वहाँ पर गए, सर एक इतना बड़ा डॉग। मैंने कपिल से पूछा वो डॉग था जो बड़ा हुआ बंधा हुआ। तो मैंने तो पूनम जी मेरे साथ में थी, कहले विनीत जी देखो देखो साला शेर 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 जैसा कुत्ता। मैंने भी कहा, मैं हाँ वास्तव, मैंने उनके मालिक को बुलाया, मैं भाई साहब क्या शेर जैसा कुत्ता है। अब अगली बात समझ में आए तो ताली बज रहा, वरना पड़ोस से पूछना। मगर दो क्या इतना मोटा कुत्ता है, वो गेट से घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड को इतना मोटा, हाँ क्या शेर जैसा कुत्ता है। कहना मैडम साला शेर ही था, प्रेम के चक्कर में पड़ के कुत्ते जैसी हालत हो गई इसकी। तब मैंने कहा निकल लो टाइम से यहाँ से, कौन शेर है कौन कुत्ता है पता ही नहीं लग रहा मेरे को। मैं तो तुरंत वहां से, मैंने कहा छोड़ो पेट शेर नहीं देखना, वरना अपन को देख के कोई कहे ये वहां से अफ्रीकन डॉग कहाँ से लाए तुम। तो मैं उधर से निकल लिया। मैं कहा चलो आशीष का काम है, आशीष हमारे शर्मा जी डॉग के, मैं कहा वो है स्पेशली, अपन इसके बीच में पढ़ते। लेकिन एक हास्य कवि मेरे पास बैठा हुआ है, इसकी भूमिका मुझे से बनानी जरूरी थी। पूनम जी ने जो श्रृंगार का वातावरण यहाँ बना दिया था, मुझे उनका पोस्टर उतारना जरूरी था। लेकिन हमारे जितेंद्र सर यहाँ बैठे, इन्होंने अलग अलग साहित्य में अलग काम किया। सिरोही में गए तो 8 लोगों की जान बचाने का कार्यान्वयन मेडल मिला। किसानों के लिए बड़ा काम किया। सर हमारा जो एक कवि है इसने भी एक काम किया है, वृक्षारोपण के लिए इसने एक एनजीओ बना रखा है, जहां वो अपने वृक्षारोपणों का अभियान चला देता है। एक अच्छे अभियान के लिए आप ताली बजा सकते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान में कम से कम वृक्षारोपण का अभियान भैया ने चलाया। महाराष्ट्र में जाकर के इसने उसको जिंदा रखा। तो मैंने कहा, मैं कहा भाई वृक्षारोपण करना भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहा है। पता नहीं पिछले सप्ताह मेरे को पुलिस वालों ने क्यों पकड़ लिया। मैं क्यों, कहला वृक्षारोपण करते हुए पकड़ लिया। अब फिर मैं देखो स्पिन बॉलिंग का मतलब क्या है अलवर वालों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहा वृक्षारोपण में कैसे पकड़ लिया तेरे को, वृक्षारोपण तो अच्छी चीज है। कहला भाई साहब यही तो मैं कोतवाल साहब को समझाता रहा, गांजे का पेड़ भी तो पेड़ ही होता है। ढंग से नहीं बजे आपकी ताली, ऐसे नहीं बैठेगी मामला। ढंग ये जब से ये मूलतः राजस्थान का रहने वाला आदमी है। सता ये बंबई जाकर के बिगड़ा, वहां जाकर के मेरे को मिला लाफ्टर शो में, तो बरमूडे में हाफ बनियान ये वो। अब मैं कहा ये क्या, तो साले गांव का रहने वाला आदमी है, क्या फैशन करते घूम रहा। कहना भाई साहब बंबई है, यहाँ पे ऐसे ही रहना पड़ता है, फैशन की दुनिया का है। एसके सर आपके तो वो बाबा रामदेव जी लुंगी बांध के स्कर्ट का काम चला देते हैं। मैं तो एक बार गया था पतंजलि में, एसके भैया यहाँ बैठे हुए उनके प्रवक्ता रामदेव जी के, तो वहां देखा वहां सारे के सारे लगे हुए लाइन में, जिसको देखो उसको उल्टा उल्टा बाबा ने साइकिल चलाओ ये कराओ। एक लोटा हुआ हमारा सुनील टाइप आदमी उल्टा, अच्छा जिसको कुछ नहीं करना योगासन तो नहीं करना, अब वो ऐसे पड़ा हुआ। तो बाबा रामदेव के जो आए वो स्वयंसेवक, कहला भैया हाथ पैर क्यों नहीं चलाता, तो ये साइकिल वाइकिल डाल दे। कहला भाई साहब ऐसा है मेरी साइकिल की चैन उतरी पड़ी है, आप आके को चेक करो। अगले ने ना साइकिल चलाने से मतलब, फिर तीसरे कहला ऐसा नहीं चलेगा, योगा करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाओ जरा। तीसरा फिर गया योगा, फिर तलंदर पड़ा हुआ। अब माता राम आई हुई आज, पहली बार उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो तक तो उन्होंने अलग तरह से आशीर्वाद, पहली बार मैं माँ को सामने बैठे हुए हूँ, तो मैं हर्षित भी हूँ कि मैं उनके सामने कविताएं सुना रहा हूँ। तो ये फिर भी निकम्मा पड़ा हुआ। तीसरे ने कहा चैन अब तो नहीं उतर रही, अब तो कर ले एक्सरसाइज। और मोटा पेट इसका, ये हिलने को तैयार नहीं। कहला अब तो चैन नहीं उतर रही,
कहा अब मेरी साइकिल ढलान पे चल रही है, चैन खड़ी है, चुपचाप साइकिल चल रही है, ताली बजा दो, आपने साइकिल नहीं उतरेगी ढलान पे से। आइए मैं हंस के उस धुआंधार कवि को बुलाना चाहता हूं जिसे आपने लाफ्टर के माध्यम से टेलीविजन सेट्स पर देखा है, भाई सुनील व्यास बंबई से हमारे बीच में। एक बार तालियां बंबई तक पहुंच जाएं तो सुनील कुछ काम करें। साइकिल वाली बात बिल्कुल सही है, और वो इंसान मैं नहीं था, यही भाई साहब ही है। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। आदरणीय कलेक्टर साहब बैठे, आप प्रणाम। एसपी साहिबा बैठे, आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। अलवर को प्रणाम करता हूँ। और आप निश्चित मानिए मैंने ऐसा कोई गीत या श्रृंगार का लिखा नहीं है। वीर रस की कविता भी मैंने एसपी साहिबा नहीं लिखी है। और पिछली बार मैंने कोशिश की थी सुनाने की, सुनाई थी मैंने गीत के 1-2 बंद सुनकर, सामने जो सज्जन बैठे थे उनके यहाँ थोड़ा सा दर्द उठा। हाँ। फिर 1-2 गीत बंद और सुनाए तो दर्द और बढ़ गया, फिर उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। वो चल बसे बेचारे। मामला कोर्ट में पहुंच गया। जज ने कहा तेरे गीत सुनकर चला गया, तुझे फांसी की सजा होगी, अंतिम इच्छा बता। मैंने कहा जज साहब वो अधूरा गीत सुनकर ही चले गए थे। बहुत अच्छे। मैं आपको पूरा सुनाना चाहता हूँ। बोले जाओ बाइज्जत बरी, इसका इको बंद कर दो बिल्कुल भी। हाँ। यहाँ गीत का कोई चांस नहीं अब, है ना। इको इसलिए भी बंद करवाना पड़ रहा है। हाँ। आदरणीय जिलाधीश महोदय, आप तो जानते हैं कि इको में 3-3 प्रकार की आवाज आती है। मेरा एक दोस्त है सलीम जो गीत गजल गाता है। अच्छा। उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा इको बंद क्यों करवाया? बोले इको में 3-3 आवाज आती है। हाँ। मैंने कहा कैसे? जैसे हलो हलो हलो, सुनिए सुनिए। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ? बोले भाईजान गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो 3 बार हो जाएगा। तो कोई इस प्रकार की टेंशन लेनी नहीं है, आनंद लेना है, मस्त रहना है। कोरोना के बाद की जो जिंदगी मिली है आपको और हमको, बोनस की जिंदगी है। इसका एक एक पल जीना ना, हंसते मुस्कुराते हुए, ठहाके लगाते हुए। वाह। और जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता। अच्छा। अगली पंक्ति छू जाए मुझे शुरू कर देना। तालियां मांगने की आदत मेरी है नहीं, मन करे तो बजाना, नहीं मन करे तो मत बजाना, लेकिन ठहाके जरूर लगाना। मैं आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। क्या कहने। लीजिए मैं शुरू होना चाहता हूँ माँ शारदी की वंदना की। मैं अपने इष्ट गणेश की वंदना करना चाहता हूँ। जरूर, मैं चाहता हूँ उस वंदना में पूरा अलवर मेरा साथ दे। जी भैया। मैं गणेश जी की वंदना शुरू करता हूँ। स्वागत भैया। और इस पावन जगह पर गणेश जी की वंदना होनी भी चाहिए। हाँ। ऐसे यूं करना पड़ता है, सुर मिलाने पड़ता है। बोल गणेश जी महाराज की जय। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना मुझे आती भी नहीं है, और दिल से जय बोलो तो इससे बड़ी वंदना कोई होती भी नहीं है। और आप सब लोग मुझे जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, और जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी होगी, अच्छा, या सुनी होगी, वो जानता है। कथा में आता है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। विद्वान? वो मैं ही हूं। भाई बहुत अच्छे। अच्छे विद्वान ब्राह्मण, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बचपन से ही है। हाँ। एक तो अपन राजस्थानी, हाँ। और मुंबई चले जाते हो वहां राजस्थानी भली कहीं का भी हो, शेखावटी का हो, मारवाड़ का हो, मेवाड़ का हो, वो सबको मारवाड़ी कहते हैं। हाँ। वो महाराष्ट्र साइड में। अच्छा, पिताजी ने बता दिया बेटा आगे पीछे दुकान लगानी है, धंधा करना है, परचेजिंग सिखा दी। बाजार जा सामान लेने, मैं सामान लेने गया। मैंने कहा भाई साहब गेहूं है? बोले है। मैंने कहा 5 किलो दो। बोले थैला? मैंने कहा ये रहा। बोले चावल है? मैंने कहा है। बोले 5 किलो थैला? मैंने कहा इसी में डाल दे। पिताजी इंटेलिजेंट है, अलग अलग कर लेंगे बैठे बैठे। बोले बाजरा है? मैंने कहा है। मैंने कहा 5 किलो दो। बोले थैला? मैंने कहा भाई तेरे समझ में नहीं आ रही है, इसी में डाल। हाँ। तीनों सामान एक ही थैले में लेके जाने लगा। दुकानदार चिल्ला रहे भाई पैसे। मैंने कहा पैसा 1 तारीख को। बोले उधार में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता है तो तेरा माल साहिब आप हंस रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कसम से पुलिस को हंसते हुए देखो, बहुत दिन हो गए। वो खतरनाक भी साबित हो सकता है। डर लगता है कि सही करो। अच्छा, कोरोना में डॉक्टर्स और आप दोनों ने
खतरनाक, बहुत अच्छी सेवा की। मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ, उसके लिए आपको सैल्यूट भी करना चाहता हूँ। सही बात। बहुत आपके कारण ही, वर्दी के कारण ही हम होली दिवाली और ये सब मना पाए, बचे भी आपके कारण कोरोना में। अच्छा, डॉक्टर तो फिर भी पूछ लेता था पिछली बार वैक्सीन कहाँ लगाई, ये नहीं पूछते थे। जो सुनता है कोरोना डर के मारे नहीं आया हमारे पास। मैं माताएं बहनें बैठी ना, प्रणाम करना चाहता हूँ। मतलब हम लोग इतने इंटेलिजेंट है राजस्थान वाले, और हमारे मोहल्ले वाले तो इतने इंटेलिजेंट है, दयावान भी हम लोग। घर के बाहर अगर कोई भिखारी आ गया गलती से, हाँ, हम इतने दयावान है कि उससे कुछ लिए बिना छोड़ते नहीं। उसको देने की बात तो दो, जो कुछ है उसके पास वो निकाल लेते हैं, है ना। एक बार गलती से आ गया भिखारी, बोले ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा, भिखारी का परफॉर्मेंस सर ढंग से मुझसे होता नहीं, कभी काम नहीं पड़ा इस तरह से, इससे मान लिया। अच्छा, मेरी घरवाली ने गेट खोल दिया, तुम वो हमेशा वैसे ही खोलती। क्या है? भिखारी डर गया बेचारा, बोले क्या है? बोले थोड़ी सब्जी है क्या? बोले तेरे पास रोटियां है? हाँ। बोले हाँ रोटियां तो है। बोले घी लग रहा है? बोले नहीं। ला दे, घी लगा के ला। वो रोटियों का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापस बाहर नहीं है। दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही किया, तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लगी थी गर्म करने। बहुत अच्छे। मैं कह रहा हूँ हम इंटेलिजेंट लोग हैं। और मैं सही कह रहा हूँ, ये जितने भी कवि बैठे हैं, आदरणीय पापा बैठे हैं, करुण जी सर, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी सर बैठे, विनीत जी वैसा बैठे, इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट में ही है, लगता है। क्योंकि मैं एकमात्र लड़का हूँ मेरे गांव का जो लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। 8वीं बी का? इनमें से एक भी नहीं होंगे। 4 साल तक मॉनिटर रहना ऐसा थोड़ी खेल, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। पिताजी ने बताया बेटा किसी को अलग नहीं करना, किताब के जो पन्ने चिपके हुए थे मैंने उन्हें कभी अलग नहीं किए। हमें हिंदी पढ़ाते थे पंकज ज्ञानी सर। अच्छा। मुंबई में वो एम को यम, एन को यन, ओल को आल, वोट को वाट लगाकर पूरी वाट लगा डालते थे। और उनके चक्कर में हमने 10 साल तक पिताजी को पिताजी लिखते रहे। बाद में बड़े भाई ने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया, 2 थप्पड़ मारे खींच के, बोले बेटा अपने पिताजी पिताजी हैं, पिताजी नहीं है। बढ़िया बात है, वाह वाह। मैं सही कह रहा हूँ सब। अच्छा, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा मूल सब्जेक्ट था फर्स्ट एड। हाँ। गुरुजी ने बताया बेटा किसी को सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। ठीक। हमारे गांव में एक बुढ़िया को सांप ने काट खाया, या मैंने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। सर डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था। तालियां तो झूम के बजा दीजिएगा। सैल्यूट अलवर, अगर मजा आ रहा है तो पहली बार ताली मांगना, दोनों हाथ खड़े करके हिस्सों को महोत्सव बनाइए। थैंक यू, आई लव अलवर। सांप जहरीला नहीं था। सर मैं इंटेलिजेंट आदमी ना, बताया गुरुजी ने, बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, उसका नाक उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बच जाएगा। हमारे गांव में डूब रहा था, लोगों ने कहा निकालो निकालो, मैंने कहा रुक जाओ भाई। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है भाई। बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा और पेट दबाना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। सही बात। तो मेरे भाई निकाल तो सही। अरे मैंने कहा बेवकूफ हो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। निकाल के करेंगे क्या सर? पानी तो भरने दे, प्रोसीजर आधा रह जाएगा। सर जब मैंने इतना पढ़ लिया 4 साल तक, हाँ। और सही बताऊं मैंने 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी सर। क्या मैं होम साइंस में ग्रेजुएट होने वाला था, लेकिन पापा ने कहा रहने दे बेटा। कभी पैदल स्कूल नहीं गया, घोड़े पे जाता था। हाँ। मैं 8वीं में हो गया, घोड़ा 10वीं पास हो गया था सर। तो जिला शिक्षा अधिकारी आए, बोले हमारे साथ चला करो स्कूल चेक करने, इतने विद्वान आदमी गांव में पढ़ रहे थे, अच्छा नहीं लगता। हाँ। हमें जाना पड़ा स्कूल चेक करने। एकदम गांव खेड़े के स्कूल में गया,
एकदम गांव खड़े गए स्कूल में, और 7वीं क्लास के बच्चे से पूछा, बेटा 2 का पहाड़ा सुनाना। 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आते थे। कौन रिस्क ले। अगला पूछ ले, गुरुजी 10 का सुनाओ तो। वो लड़का बेचारा खाकी हाफेट, एकदम गांव की मानसिकता, साइकोलॉजी पढ़ना सर, खाकी हाफेट पकड़ के खड़ा हो गया। बोले बोलो। मैंने कहा बोल बेटा बोल बोल बोलो। मैंने कहा बोल बेटा, डर मत डर। जगह बोलो। मैंने कहा बोलने तो, हाँ 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 नहीं आता। बहुत अच्छे भाई, मैं तालियां फिर बजा दीजिए। सर वो मेरे लेवल का स्टूडेंट था। हाँ हाँ, गुरुजी जैसा। 8वीं क्लास वाले से कहा 2 का पहाड़ा सुनाना, बच्चे इंटेलिजेंट 8वीं क्लास का खड़ा हो गया। बोले दो डूनी टाल, 2 टे। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। ओ जी 26 के 26 छोरे तोतले। हाँ। मैंने स्कूल के हेड मास्टर जी को बुलाया, पानी में खराबी है भाई। हाँ, गड़बड़ है, टेक्निकल मिस्टेक है, सब छोरे तोतले। हेड मास्टर जी बोले हाँ जैसा मैं पढ़ाऊंगा। वाह वाह सर, बाबू जी आप हंस रहे हो, अच्छा लग रहा है। कौन आदमी कितना अमीर है ये उसके बंगले से या घर के बाहर खड़ी गाड़ियों से या बैंक बैलेंस से पता नहीं लगता। जिस घर में आप बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए, उस घर से बड़ा अमीर घर कोई हो नहीं सकता। वाह वाह, सुनील जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह। सिस्टम बदल गया है सर, सिस्टम बदल गया। मैं फिजिकल टीचर हूँ स्कूल में। अच्छा। 7वां वेतन आयोग लग गया, 70,000 तनख्वाह। हाँ। 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। 25 दिन स्कूल नहीं जाता हूँ, 5 दिन बच्चे नहीं आते हैं। सिस्टम बदल गया। और आप जानते हो हम मार्ट साहब का, हम मास्टर जी का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? हाँ। मेरे लिए पद्मश्री से बड़ा आदमी क्या होगा? आज सुरेंद्र शर्मा जी सर हंस रहे हैं सर। सही बात भाई, बढ़िया, तालियां बजा दीजिए। बहुत कम लोगों ने सुरेंद्र शर्मा जी को हंसते देखा होगा। मैं खुद वर्षों में पहली बार बढ़िया बात है सर। मैं 15 अगस्त के दिन बैठा हुआ था, संचालक ने बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच में है, 2 शब्द कहेंगे। सर मुझे तलब लग गई। हाँ। मैंने खा भी लिया और भाषण भी दे दी। मैं अलवर को सौंपता हूँ जी। हाँ। भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है। लेकिन यह सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा। ये यहां से वहां नहीं जा सकता। रही छोटी मोटी समस्या, जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ताली मत बजाओ बहन जी, उड़ जाएगी है। उसको तो ये चुन चुन के निकाल लेंगे। भाई मजा कर दिए। पाकिस्तान क्या है? हाँ। ऐसे कहना पड़ता है पाकिस्तान नाम। हाँ। उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा देगा। सुनील जिंदाबाद। सिस्टम बदल गया यार, लाफ्टर है। सिस्टम बदल गया। वाह। पहले आजकल बच्चे स्कूल जा रहे हैं, देखना। हाँ। मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ती है, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग, यहाँ उसके आई कार्ड लटका देती है, टाई चिपका देती है, बांधना आता नहीं उसको मम्मी को, यहाँ उसके रुमाल बांध देती है। वो लड़का खाली हाथ राजा बाबू बन के स्कूल जाता है। सर हमारे जमाने में ये सिस्टम नहीं था। हमें 2 लाख की नहीं पड़े तब तक तो हम घर से बाहर नहीं निकलते। पीछे मुड़ के कहते मम्मी छुट्टी है ना आज तो। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, 2 लाख की और रख कर रविवार को स्कूल भेज देती। ये जमाना था सर, क्या सर्दी पड़ती थी, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे। हाँ। हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। वो चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए 12 खड़ी याद करते थे। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह, क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। वाह 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 नहीं भाई साहब, पहाड़े याद करने पड़ते थे।
नहीं याद करो तो घर पे पिताजी पीटते थे, स्कूल में गुरुजी पीटते थे, तो मजबूरी में याद करना, और पेंसिल यहाँ फंसा कर पीटते थे। सही कह रहा हूँ। वहां क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे। अच्छा, सर्दी में कौन नहाए, नहलाए जाते थे, संडे टू संडे। बहुत अच्छे। मम्मी गर्म पानी की तपेली भर के छत पे ले जाती, साथ में एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होते थे, जिसको हमारे यहाँ अंग्रेजी में भाटा कहते हैं। अंग्रेजी में उससे रगड़ रगड़ के लाल चट कर देती। मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती, जिस लकड़ी से वो कपड़े को धोती थी। बहुत अच्छे, साक्षर बना दिया तेरे को भाई, बहुत अच्छे सुनील। वह क्या जाड़ों के दिन थे, वाह। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे सुलाया कहां से जाते थे? तो मैंने लिखी, मुझे पता क्या होता था। चले जाते। चमत्कार कहाँ है कविता में? चमत्कार कहाँ है? चमत्कार शब्द शक्ति। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं, सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था। सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते थे। अच्छा, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे, ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती सुलाता हूं। क्या जमाना था सर। एक खाकी हाफ पैंट, एक सफेद शर्ट, ये हमारा बचपन था। वो फटी नीली दरी पट्टी पर बैठकर पढ़ते थे सर। एक खाकी हाफ पैंट, वाह। संडे को भी उसी को पहनते थे। और 15 अगस्त के पहले ड्रेस नहीं आती थी हमारी, और 17-18 अगस्त तक उस सफेद शर्ट के 2 बटन टूट जाते थे, फिर हम उसके गांठ बांध देते। 20 अगस्त तक वो सफेद शर्ट के कॉलर चबा कर आधी रह जाती। 28 अगस्त तक वो जो जेब जहां आजकल रुमाल बांधा जाता है, वो लटक के नीचे आ जाती, उसका एक कोना लटक जाता। अब रुमाल कौन बांधे? हमें रुमाल की जरूरत थी भी नहीं, हमारे हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा ही जोश में हो तो शाम तक चांदी के पतड़े जम जाते थे यहाँ। जीरो वाट का बल्ब जलता रहता और बुझता रहता था। घटिया आदमी हो तुम। एक बार इसके विभत्स रस के लिए ताली बजाओ। हास्य रस में से विभत्स रस उत्पन्न कर दिया। क्या जाड़ों के दिन थे 2 से 10 तक। मेरी माँ बेटी भाभी माँ, मेरी माँ अपने आंचल की गांठ में कुछ परचूरन बांध के रखती थी। वाह। उस बेचारी के पास एटीएम पेटीएम नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ के आंचल की गांठ में कोई कुबेर का खजाना। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह सुनील। सर स्कूल के बाहर फिसलन पट्टी होती थी, जिसका सीमेंट बीच बीच में टूटा होता था। हम उस पर फिसलते थे, 8-10 बार और फिसले, और शंकर जैसा कोई बदमाश लड़का धक्का मारते पीछे से। 5-6 बार धक्का मारने के बाद उस खाकी हाफ पैंट की दोनों खिड़कियां खुल जाती। मेरी माँ पड़ोस में जाती, उसी रंग का कपड़ा लेके थेगड़ी लगाती थी। मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा। उन्हीं सपनों के दम पर आज बड़े लोगों के सामने खड़ा। तालियां भरपूर चाहिए मुझे अलवर। क्या बात, वाह वाह। हाँ, अब लगा लबर उत्सव हो रहा है। एक 10वीं तक हाफ पैंट में स्कूल जाते थे भाई साहब। मैंने कहा मेरी मम्मी को मुझे फुल पैंट दिला, कल परेड में जाना है। 10वीं में आ गया, बड़ा हो गया। मम्मी ने कहा बड़े भाई का पहन ले। बड़े भाई मुझसे उम्र में बड़े थे, हाइट में छोटे थे। अच्छा, उनका हाफ पैंट मेरे बरबुड़े की तरह था। मैंने कहा नहीं, मेरे नया लाऊंगा। हाँ। बाजार में गया, पापा ने कहा बाजार में जाना, उस दुकान पे मेरा नाम लेना, दे देंगे। उस जमाने में पापा के नाम से सामान मिल जाता था। ये ऑनलाइन वाले आज कभी भी हमारे पापा के नाम पे एक लाइन तक नहीं। क्या बात है, वाह। ये व्यापारी लोग बैठे हैं सर। इन व्यापारों के दम पर हमारी बेटियों की शादियां हो जाती थी, और साल 2-2 साल तक पैसे नहीं मांगते थे। 1 रुपये उधार लेके देख लेना इन ऑनलाइन वालों से सर। सही बात, वाह।
मैं लाया फुल पैंट सर। दुकानदार ने कहा फुल पैंट कैसा चाहिए? मैंने कहा फुल पैंट जैसा हो वैसे ही चाहिए। फुल पैंट, उसने बहुत फुल पैंट दे दिया। घर आके मैंने उसे पहना तो वो 6 इंच लंबा था। मैं रोज होके सो गया। माँ तो माँ होती है, उसे दया आई बेचारी को। उसने कैंची ली, 6 इंच नापा और काट दिया। शाम को बहन आई ट्यूशन से। उस बेचारी को पता लगा बहन तो बहन होती है, बहन जैसी कोई हो ही नहीं सकती। उसने कैंची ली, 6 इंच नापा। टीना जी जैसी रही होगी। भाई आया, भाई पीटते बहुत थे लेकिन प्यार बहुत करते थे। उसे पता लगा, भाई ने कैंची ली। सवेरे जब मैंने उस फुल पैंट को पहना तो मेरा रूटीन हाफ पैंट से भी छोटा निकल गया था। डिप्रेशन के पेशेंट फिर भी नहीं होते थे। ये 15-16 साल के बच्चे जिनके 98-99% आ रहे हैं, वो डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे हैं सर। हमारे गांव के 90-90 साल के बुजुर्ग डिप्रेशन का नाम नहीं जानते। क्या बात। सुबह मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के आए ना, शाम को फिर चौपाल पे बैठ जाते हैं। कौन है? शंकर की लुगाई दिख रही है यार। डिप्रेशन। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे। खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम गुल्ली डंडा नहीं। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे। ये गिल्ली डंडे, ये कंचे, ये सितोल, ये घोड़ा बादाम चाय पीछे देके मार खाई, वो छू छू सरकती रेल, ये कबड्डी का खेल दिन भर खेलते थे। भूख नहीं लगती थी। ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार, कैसे पुराने मुझे से गेंद बनाकर हम खेलते थे। वाह क्या कहने। वाह। मेहमान आते तो मम्मी 10 रुपए देती, गुलाब जामुन लेके आ। मैं दौड़ के जाता हाफ पैंट पकड़ के। हाफ पैंट पकड़ना मजबूरी थी मेरी। उस जमाने में बेल्ट नामक सिस्टम नहीं था हमारे पास। मेरी माँ गेहूं की बोरी में से सूतली निकालती, कमर के बांध देती, हम कूदते बोलते सूतली पेट पे आ जाती, फिर हाफ पैंट पकड़ना। गुलाब जामुन थाली सजा के रखती, एक कटोरी में गुलाब जामुन रखती। हम मेहमान के सामने कभी नहीं बैठे, नजर से नजर नहीं मिले। क्या बात। नजर पूरी की पूरी गुलाब जामुन पे रहती। मेहमान से कहते 2 रोटी और लाऊं। मेहमान कहता बेटा 2 गुलाब जामुन और लिया। ऐसा मानता 2 रेपट खींच के रखे। जाते बस स्टैंड 5 छूते, 5-6 बार। फिर उसका समझ में नहीं आती तो कुर्ता खींचते। सोच कुछ। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे। खूब दौड़ते थे, फिर भी नापते थे। ये माँ बैठे ना, क्या थी माँ? दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। वाह। 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया था। वाह 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 वाह। जिंदाबाद सुनील, कमाल है। वाह वाह क्या बात। राग भैरवी, भोपाली, मालकौंस मेरी माँ को नहीं आते थे। वाह। लेकिन सवेरे 4 बजे जब गट्टी, वो पत्थर की चक्की जानते होंगे आप, उसमें गेहूं पीसती हुई मुझे गोदी में सुलाती हुई प्रभाती गाती थी, तो उसके स्वर के आगे सबको सब नतमस्तक होकर। क्या बात है। वाह सुनील जिंदाबाद। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया। बात छू जाए तो मुझे बताना। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलिया, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां। तो एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, पापा की फटी शर्ट देखकर कहना बापू मेरा जन्मदिन है, अपने लिए कोई नई बुशर्ट लेकर आ। क्या बात। वाह वाह वाह। प्यार करने वाले लोग थे हम लोग। उस जमाने में चिट्ठियां लिखा करते थे। प्यार मोहब्बत में चिट्ठियां लिखती थी। कौन सा व्हाट्सएप ट्विटर था, है ना सर? वही चिट्ठी जिसपे गुलाब छपा होता था, एक ऐसा दिल बना होता था जिसमें एक तीर फंसा होता था। ऊपर लिखते थे मेरे दिल की रानी दापुड़ी, नीचे लिखते तेरे दिल का राजा चंपालाल। ये प्यार पता नहीं कहाँ चला गया। आज प्यार हो जाओ, वो डायरेक्ट फोन पे, हाँ जानू 100 रुपये का रिचार्ज करवाना। मतलब अभी तो करा या 1 मिनट पहले? अच्छा तेरे को वापिस लग गया क्या? सॉरी।
फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां। ये चिट्ठियां न जाने कहां खो गई, नीले आसमान के अंतरदेशी पत्र पोस्ट कार्ड, ये चिट्ठियां न जाने कहां खो गई, जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श से शुरू होकर कुशलता की कामना पर खत्म होते थे। सब वाह 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 वाह। आजकल केवल स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है, संवेदना को लाइक और कमेंट्स के साथ जोड़ता है। सब कुछ बदल गया सर, जैसे मकान बदल गए फ्लैट में, चूल्हे बदल गए गैस में, और इंसान बदल गए गैस में। वाह 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 वाह। अंतिम पंक्तियां मुझे विदा करना अलवर। कभी मंदिर नहीं गया था, लेकिन एक बार पापा के साथ जब भीड़ में जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के दरबार में गया, पापा ने कंधे पर बिठाया, मेरे एक हाथ पापा के सिर पर था, एक हाथ से हाथ जोड़ रहा। पापा ने कहा बेटा दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़, तू गिरेगा नहीं, तेरा बाप जिंदा। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे अलवर विदा करना, तब मुझे लगा कि मेरे असली भगवान तो वो नहीं जिन्हें मैं हाथ जोड़ रहा हूं, असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा रखा है। वाह, थैंक यू अलवर, थैंक यू, लव यू अलवर। आपने एक माला, सुनील भैया हमारे मित्र लोग आपके लिए माला, मैं बहुत देर से इस प्रतीक्षा में था कि कब माला कब आएगी, भरती बाबा की जय कब बोलेगी और वंस मोर कब बोलेगी। ये तीनों काम आप लोगों ने कर दिए हैं, तो आज का अलवर ये महत्व उत्सव नहीं महोत्सव में तब्दील हो गया हो। तो एक बार फिर आकाश भरी तालियां हमारे कवियों के लिए मिले। एक मुस्कुराहट भरी शाम सुनील व्यास ने हमें दिए, जो मुझे जैसे और यदि आपको लगा जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, आपको लगा ऐसा नहीं कि एक विराट कोहली ने एक बार फिर दूसरा शतक लगा दिया आज हमारे इस मैदान में, बेहतरीन वो है। उसने अंतिम पंक्ति जहां छोड़ी, मैं उन कंधों पर बैठा जहां मुझे लगा कि भगवान वो नहीं, भगवान ये है। मैं कविता का क्रम बदल रहा हूं, मुझे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी तक पहुंचना था, लेकिन कहा कि वो पिता जिसके कंधों पर आपका बचपन बीता हो, आपके स्वभाव में, आपके कार्य करने के ढंग में वो सब चीजें आ जाती हैं जो आपका पिता आपको कर रहे होते हैं। श्रद्धेय बलवीर सिंह जी करुण यहाँ बैठे, मैंने कहा मेरी भूमिकाएं उनको बुलाते समय एकदम संक्षिप्त हो जाती हैं, लेकिन अलवर के साहित्य जगत में यदि कोई भीष्म पितामह का पदनाम जिस व्यक्तित्व को मिला है, मैं श्रद्धेय बलवीर सिंह जी करुण को केवल इतना कहते हुए कहना चाहता हूं, प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे। पिछले 35 वर्ष हो गए मुझे कवियों के मंचों पर, आप कवियों को देखा होगा कि आप ताली बजाइएगा, इस बात पर ताली बजाइएगा, उनकी कोई सीडी कैसेट उठाकर सुन लीजिएगा। मैं बाल कवि बैरागी जी, श्यामनारायण पांडे जी, दिनकर जी के साथ उन्होंने काव्य पाठ किया है, ऐसी विभूति इस मंच सोनलाल द्विवेदी जी के साथ जिन्होंने, मैत्रेयी गुप्त के साथ काव्य पाठ किया है। 85 वर्ष की उम्र में यदि वो इस समय एक्टिव हैं तो मैं उन्हें युवा कवि कहता हूं। इस मंच के सबसे युवा कवि को मैं आवाज दे रहा हूं, उनके स्वभाव को रेखांकित करते हुए, प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे। क्या है बलवीर सिंह जी करुण का इतिहास, पूरे जीवन का व्यक्तित्व क्या है? प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे, उमड़ती आस्था के दीप सुंदरतम नहीं टूटे, जहां पागल अंधेरों की जरा सी एक धमकी पर विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं डूबे। एक बार जोरदार तालियां बलवीर सिंह जी करुण के लिए। मित्रों, थोड़ी देर काव्यपाठ करूंगा क्योंकि हमें आदरणीय सुरेंद्र जी को सुनना है। एक बात जरूर मैं यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि श्रद्धेय जिलाधीश महोदय भी हैं, अधिकारीगण, और हमारी ये नई पीढ़ी भी है। हम नहीं बता पाएंगे तो हमारे बाद कौन बताएगा ये बातें जानने के लिए। 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा इसमें मैं जी। अलवर वो शहर है जहाँ रामचंद्र शुक्ल रहे थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। मिर्जा गालिब यहाँ रहे थे, मुंशी प्रेमचंद यहाँ रहे थे जिन्होंने सरिंद्री कहानी यहीं पर लिखी थी। इसी में स्वामी विवेकानंद आए थे। ये जो पीछे बड़ा कमरा देख रहे हैं आप, हॉल जिसे कहते हैं, इसमें ही स्वामी विवेकानंद ने तत्कालीन महाराजा के साथ वार्तालाप किया था। वाह वाह। भर्तृहरि महाराज यहाँ आए थे, उनकी समाधि यहीं बनी और वैराग्य शतक उन्होंने यहीं लिखा था। पारसी शैली का एकमात्र नाटक पूरे हिंदुस्तान में केवल अलवर में खेला जाता है, भर्तृहरि, और इस समय कहीं भी नहीं है। उस पर पीएचडी करने के लिए यहाँ पर 2 विद्वान आए थे, वो पीएचडी करके गए हैं।
और एक बात छोटी सी और, मिर्जा गालिब को पेंशन यहीं के राज परिवार ने दी थी। ये इतना बड़ा हमारा ये शहर है, इतना बड़ा इसका इतिहास है। इसका संक्षेप में ही मैंने ये छोटी छोटी बातें आपको बताई। वाह। और अब 2 कविताएं केवल मुझे पढ़नी है जो वायरल हुई, जो जहां मैं गया, सोम ठाकुर जहां भी जाते हैं, मेरे भारत की माटी, उनसे सुने बिना उनका गुजारा होता नहीं। मैं तो जानता नहीं फोन वोन ज्यादा, पर 50,000 से ज्यादा लोगों ने इन दोनों रचनाओं को देखा सुना है। एक रचना बहुत जगह जगह में जाता हूँ, आपको संक्षेप में 1 मिनट में, भूमिका के बिना वो पूरी होगी नहीं। लक्ष्मीबाई के घोड़े के प्रति कई लोगों ने इसकी नकल की, नाम नहीं लूंगा। एक भाई ने तो मेरे सामने ही सुना दी अपनी कहकर, उसे पता नहीं था इन्हीं की लिखी हुई है। मैं क्या करता, उसे कहा भैया इससे अच्छी तो मैं भी नहीं गा सकता, तूने बहुत अच्छी गाई, तुझे आशीर्वाद देता हूं। मैं ग्वालियर महारानी लक्ष्मीबाई, कभी आप जाइएगा, वहां वो नाला आज भी है, जिस नाले को उनका घोड़ा पार नहीं कर सका था। मैं उस नाले पर ही बैठा था। आज से 30-35 साल पहले गया तो विजया राजे सिंधिया राजमाता जी जीवित थी। कल ही जिनका स्वर्गवास हुआ है, मुझसे बड़े थे वो 5-6 साल, कृष्ण मित्र जी, वीर रस के अनुपम कवि थे। हम दोनों को राजमाता ने 5 दिन तक अपने राजमहलों में रखा था और अलग अलग जगहों पर पाठ कराया था। उस समय उस नाले में पानी था। 3-4 साल पहले मैं गया, उस नाले में पानी नहीं था, केवल गंदा पानी शहर का आता है और वो नाला सीमेंट से ढक दिया गया है। मैं सोचता रहा वहां बैठा, यदि ये घोड़ा नाला पार कर गया होता लक्ष्मीबाई का, तो देश का इतिहास बदल गया होता। बस वो झिझक ही तो गया और नाला पार नहीं कर सका। क्या बात। लक्ष्मीबाई की एक आंख फूट गई थी गोली लगने से, आधा सिर कट गया था उनका, आंतें निकल गई थी और पटके से बांध ली थी। उस तरह से वो लड़ी थी। बाबा गंगादास जी थे, उनसे उन्होंने कहा बाबा थोड़ी देर में जीवित रहूंगी, मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ नहीं लग जाना चाहिए, शत्रुओं के हाथ नहीं आना चाहिए, पता नहीं वो क्या करेंगे। बाबा ने घोड़ों की घास इकट्ठी की, अपनी झोंपड़ी में शव रखा और आग लगा दी, और इस तरह से लक्ष्मीबाई का संस्कार बाबा ने किया। और 7,000 साधु चिमटों से शत्रुओं को तब तक रोकते रहे, लड़ते रहे थे। ये वहां का इतिहास है। मैं उस रचना को आपके सामने पढ़ूंगा। वहां इतना बड़ा एक मैदान है जितना राजऋषि कॉलेज का है, उसमें घोड़े लेकर 16-16, 15-15 साल की बच्चियां, इससे बड़ी नहीं होती, 20-30 बच्चियां आती हैं। युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है। लक्ष्मीबाई के शस्त्र रखे हैं जिनसे लड़ी, वो दिखाए जाते हैं। उनके रक्त से सने कपड़े दिखाए जाते हैं और वो नाटक कई दिन तक चलता है। वहां पर दर्शनीय है, कभी जाएं तो उसे देखिएगा। वहीं से मैं ये रचना उठाता हूँ जो देश में विदेश में बहुत प्रसिद्ध हुई। लक्ष्मीबाई का घोड़ा अगर नाला पार कर गया होता तो क्या होता। स्वागत। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। तू एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे गले पर मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? वो केवल महारानी नहीं थी। क्या उस दिन तेरी काठी पर असवार सिर्फ महारानी थी? क्या अपना बेटा लिए पीठ पर केवल झांसी की रानी थी? क्या बात। घोड़े तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था। घोड़े तू शायद भूल गया भावी इतिहास पीठ पर था। हे अशोक का समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। हे अशोक का समझा होता भारत का भाग्य पीठ पर था। साकार क्रांति सचमुच उस दिन तुझ पर कर रही सवारी थी। हे अशोक का समझा होता वो घड़ी युगों पर भारी थी। हे अशोक का समझा होता वो घड़ी युगों पर भारी थी। तू एक उछाल हुमक भरता, नाले के पार उतर जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। देखिए दूसरा चित्र है, राजस्थान से जोड़ा मैंने इस कथा को। हे अश्व काश उस दिन तूने चेतक को याद किया होता। वाह 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 वाह। हे अश्व, दोनों घोड़ों की तुलना देखिए। हे अश्व काश उस दिन तूने
चेतक को याद किया होता और नाले पर ठिठके पांवों में थोड़ा उन्माद भरा होता। चेतक भी यूं ही ठिठका था, राणा सरदार पीठ पर था। वाह, चेतक भी यूं ही ठिठका था, राणा सरदार पीठ पर था लहू लुहान थका हरा, मेवाड़ी ताज पीठ पर था। लेकिन अंतर देखिए, लेकिन नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी। वाह, नाले के पार कूदने तक चेतक ने सांस नहीं तोड़ी और स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। वाह, स्वामी का साथ नहीं छोड़ा, मेवाड़ी आन नहीं तोड़ी। तेरे उस एक फैसले से भारत का भाग्य बदल जाता, घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। अंतिम स्पर्श सुनिए इसका। जो होना था हो गया मगर वो कसक आज तक मन में है। वाह वाह वाह। जो होना था हो गया मगर वो कसक आज तक मन में है। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। वाह वाह। तेरी उस झिझकन ठिठकन की वो चुभन आज तक मन में है। हे नाले तू ही कुछ करता, हे नाले तू ही कुछ करता, निज पानी सोख लिया होता और रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता। वाह वाह। हे नाले तू ही कुछ करता और निज पानी सोख लिया होता, रानी को मार्ग दिया होता, अनभल को रोक लिया होता। तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते। वाह 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 वाह। तो तुझको गंगा मान आज हम तेरा ही पूजन करते। तेरे जल के छींटे लेकर हम अपने तन पावन करते। तेरे उस एक फैसले से भावी का लेख बदल जाता। घोड़े बस इतना कर जाता, नाले के पार उतर जाता, चाहे अगले पल मर जाता। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के। तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर था। बहुत अच्छे। वाह। अनेक जगह हमारी इस नई पीढ़ी पर जो नौजवान बच्चे बैठे हैं, इन पर आरोप लगता। मैं तो 42 साल तक अध्यापक रहा और शिक्षा विभाग का सब कुछ जानता हूं। इन बच्चों को कैसे हम जानते हैं, इनके बारे में सब जगह कहते हैं बच्चे उद्दंड होते हैं, फंक्शन नहीं देखते, कवि सम्मेलन नहीं सुनते, आदि आदि। मैं पूरे देश में कहता हूं, विदेश में भी, अगर तुम्हें नई पीढ़ी का सलीका सीखना हो ना, कवि सम्मेलन कैसे सुनते हैं, अलवर आइए, कभी पता लग जाएगा नई पीढ़ी और श्रोता कैसे सुनते हैं। ये संस्कार यहाँ हैं। मुझे ठीक ठीक याद है, पूरे 64 साल हो गए मुझे यहाँ पर कविता पढ़ते हुए और देश विदेश में। इस शहर में 64 साल तक मैंने कविताएं पढ़ी, एक बार भी बच्चों की उद्दंडता कोई बता नहीं सकता। देश का कवि हमारे अलवर के ऐसे नौजवान होते हैं। मैं एक रचना और पढ़ रहा हूँ मित्रों, उसके बाद तो कुछ पढ़ने योग्य रहता नहीं हूँ मैं। इस रचना के कारण से ही थोड़ा बहुत जान पहचान बढ़ी देश भर में। याद रखिएगा, अखबारों में, टीवी पर और रेडियो पर ये संदेश आ रहे थे कि सैनिकों ने मोर्चों से घरों पर चिट्ठियां भेजी हैं। और किसी ने लिखा है, पिता को अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पैसे भेज रहा हूं। बहन के हाथ पीले करो, पैसे भेज रहा हूं। किसी ने यह भी लिखा था कि मेरी लाश अगर गांव में आ जाए, उलट पुलट कर देख सकते हो, पीठ पर एक भी गोली नहीं होगी, दुश्मन की गोली होगी तो सीने में समाई होंगी, आदि आदि आदि। मैं सोचता ही रहा, क्या सारी चिट्ठियां मोर्चों से ही आई होगी, घर वालों ने कुछ नहीं लिखा होगा। देश में अकेली ही कविता है ये भी, जो घर की ओर से कोई पत्र गया। विनीत ने भी बहुत पैसा कमाया देश विदेश में सैनिक की चिट्ठी लिखकर, पर यह भी सैन्य मोर्चे से ही लिखवा करके लाया। ये रचना एक सैनिक है जो मोर्चे पर है, घर में उसकी बूढ़ी माँ है, पत्नी है, छोटा सा बच्चा है जो अभी दूध पी रहा है, छोटी बहन है और पिता है बूढ़े, ये सब हैं। और एक बुढ़िया माँ अपने बेटे को पत्र लिखती है जो मोर्चे पर बैठा है। यह अकेला पत्र है हिंदुस्तान में जो सैनिकों को भेजा गया होगा घर की ओर से। उसी अपनी पवित्र रचना को उसी पत्र भाव से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इस अलवर को बहुत लोगों ने बदनाम किया और ये कहा ये तो बिना मात्रा का शहर है। किसी ने कहा अलवर है, मैंने कहा मित्रों अलवर नहीं है,
ऑल ओवर है, जहां सारे दूल्हे दूल्हे होते हैं। ये ऑल ओवर है, किसने कह दिया ये लवर है? और दूल्हा तो है लवर हो नहीं सकता। तो मित्रों वही रचना पढ़ रहा हूं, देखिए। एक चिट्ठी और सारा घर मैंने लिख दिया। मैंने देश में कभी आज तक श्रोताओं से न नोक-झोंक की न चुनौती दी। निवेदन तो कर सकता हूं आपसे, यहां भी कर रहा हूं कि तुरंत पढ़ूंगा रचना। इसका दूसरा चरण आते आते अपनी सुंदर सुंदर सीपी जैसी आंखों से मोतियों को जरा जमीन पर गिरने से रोकने की कोशिश करके देखना, रोक पाओगे कि नहीं। दूसरा वीर रस का होते हुए तुलसी बाबा ने लिखा है, हनुमान जी जब संजीवनी लेकर आ गए तो तुलसी बाबा ने विचित्र पंक्ति लिख दी, आए गए हनुमान जी में करुणा में वीर रस, जैसे करुण रस में वीर रस मिला दिया गया हो, ऐसा कहा। मेरे तो नाममयी है ये। राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी ने लाल किले पर कहा था, तीर तोप अंगार लिए फिरते हो, तुम्हारा नाम करुण क्यों है, इसे बदलो। मैंने पैर छूकर निवेदन किया था, गुरुजी मेरे नाम में 3 शक्तियां हैं, बल है, वीर है, सिंह है। 3 ताकत पाकर मैं उद्दंड हो सकता था, इसलिए करुणा की लगाम लगाना जरूरी था। उन्होंने कहा तो बेटा फिर ठीक है, अपना यही नाम रखिएगा। मैंने उसे रखा और आपके सामने वो रचना पढ़ रहा हूं जिसमें दोनों रस संयुक्त हैं। अम्मा ने खत लिखा चाव से, रोते पीटते नहीं लिखती हमारी माताएं। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध हो जाना, तू 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध हो जाना। घर परिवार कुशल है बेटा, गांव गली में मंगल है। घर परिवार कुशल है लाला, गांव गली में मंगल है। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और यहाँ अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। द्रास कारगिल की घटना से कदम कदम पर हलचल है। ज्वालामुखी दिलों में धधके, आंखों में अंगारे हैं, और यहाँ अर्थियों के पीछे भी जय भारत के नारे हैं। ये केवल खत नहीं लाडले, वाह, ये केवल खत नहीं लाडले, घर भर का संदेश समझ, इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। इसके हर अक्षर के पीछे तेरा पूरा देश समझ। धवल धवल बर्फ की चादर पर तू लोहू से जय हिंद लिखाना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध हो जाना। वही पद पढ़ रहा हूं मित्रों। एक चिट्ठी और सारा घर। छुटकी छोटी बहन, छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से। छुटकी ने वाह राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है, मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। वाह वाह वाह। छुटकी ने राखी रख दी है इसमें बड़े गुरूर से, और बहू ने वंदे मातरम लिखा है सिंदूर से। मेरे पोते ने चूमा है इसको बड़े दुलार से, इसीलिए खत महक रहा है चंदन की महकार से। और अम्मा लिखती है, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। मेरी बूढ़ी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और गोंद की जगह उसी से इसको चिपकाया बेटे। तेरे बापू लिखवाते हैं, तू गोली नहीं पीठ पर खाना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ला जाना। अंतिम अंश पढ़ रहा हूं मित्रों। ये भी हुआ था इस देश में, आपके राजस्थान को ही गौरव है। अजान भरतपुर के पास एक जगह है, वहां घटी थी घटना, वो पढ़ रहा हूं देखिएगा। अंत में लिखती अम्मा, और लाडले एक बात को तू शायद सच ना माने, और दुलारे एक बात को तू शायद सच ना माने। इतिहासों को स्तब्ध कर दिया इस अनहोनी घटना ने, जहां शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को खुद कंधों पर ले जाती हैं वे पतियों की अर्थी को। और लाडले एक बात को तू शायद सच ना माने,
इतिहासों को स्तब्ध कर दिया। इस अनहोनी घटना ने यहाँ शहीदों की विधवाएं धन्य कर रही धरती को खुद कंधों पर ले जाती हैं, वे पतियों की अर्थी को, और उधर संसार चकित है, ये भी हुआ था, और उधर संसार चकित है लख उन वृद्ध पिताओं को जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को, और उधर संसार चकित है लेकिन वृद्ध पिताओं को जो आग दागने से पहले करते सैल्यूट चिताओं को। मेरा भी माथा ऊंचा हो ऐसा कर्तव्य करके आना, पर 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध रह जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, इंच इंच चाहे कट जाना। बहुत अच्छा, वाह। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति। ये राजस्थान की मिट्टी है तो जरा उसके स्तवन में आपकी तालियां उठें। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। यहां की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। ये कविता वीर रस के मैंने आपको सुनवाई। मैं जिस कवि को बुलाना जा रहा हूं वो उदयपुर झीलों की नगरी से हमारे बीच में है। उसने नवगीत भी लिखे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने खुद एक बार अब आप मेरे कहने से ताली बजा दो, वरना ये दोनों तो रात भर लगे रहेंगे। ये हटें तो हमारा नंबर आए। मैं रेणु और प्रेम को समझा रहा था कि बोलने के पैसे आज हमें मिले, तुम लोगों को बस थोड़ा सा देर कार्रवाई करनी थी जो आपने कर दी है। आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी मैम, हमारे अन्य प्रशासनिक अधिकारी, 247वें स्थापना दिवस पर मैं आप सभी का अलवर वासियों के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार आप सब लोग अपने अलवर के स्थापना दिवस को, जिस समय उत्सव नहीं महोत्सव में तब्दील हो चुका है। एक तो आपकी तालियां इतनी कमजोर हैं, हमारे मेव कहा करते हैं अलवर में, भाई ताड़ी एक बार पीट दो, तो तुम बजाओ मत, एक बार पीट दो भाई तुम ताड़ियां यार। हाँ, हालांकि पीटने का काम पुलिस का है, पर पहली बार कवियों के हाथ लगाए मैम, ये भी बड़ी बात है। आदरणीय पिताश्री माताश्री आए हुए, मैं तो अभी ध्यान किया, आपको भी मैं चरण स्पर्श निवेदित करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपका स्नेहाशीष मुझे मिलता रहा है। एक तो दिक्कत यह है कलेक्टर साहब कि हमारे पास कवि पर्याप्त थे, उसके बावजूद दोनों प्रशासनिक अधिकारी हमारे कवि हैं। तो अब हमारे सामने ऐसा लग रहा है जैसे कि क्रूर गणित का टीचर बैठा हो, वरना अब तक हम किसी भी प्रशासनिक अफसर को कुछ भी सुना दे हमारा काम चल जाता था। पहली बार डर ये लग रहा है कि दोनों कवि बैठे हुए हैं। अब हमने कुछ भी इधर उधर कह रहा है, भाई साहब वो मात्रा तो आपकी 3 इधर स्लिप हो गई, बहर से खारिज थी गजल आपकी। अब जितेंद्र सोनी जी को तो एकेडमिक पुरस्कार मिले हुए पड़े हैं, तो मैं इतना भयभीत हूं कि इधर गया तो एसपी में पकड़ लेंगे, इधर गए तो कलेक्टर साहब पकड़ लेंगे। तो किसी तरह आज इज्जत बच जाए, बस यही काव्य पाठ समझो शेखावत जी। मेरा स्वास्थ्य आप जैसा बन जाए तो इसके बाद समझ लो मैं निपुण हो चुका आज के बाद में। नहीं शेखावत जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं तो आज से 10 साल से जानता हूँ। तो हेल्थ वेल्थ जरा देखा तो लोग मेरे को कहते क्या राजस्थान से आते हो, आपके यहाँ सूखा पड़ता है भूखा पड़ता है। मैं कहा मिलो शेखावत जी से, खिलाफ समझ में आया किसके कारण पड़ता है। तब मुझे समझ में आई। मैं तो शेखावत जी को बहुत सलाह देता रहा, मैं कहा भाई साहब आप पुराने हमारे इतने अच्छे प्रशासनिक अधिकारी, भागदौड़ करने के लिए दिक्कत आती होगी। तो मुझे कहना क्या करूं, मैं घुड़सवारी करो घुड़सवारी करो। मेरे कई दोस्तों के यहाँ पे फार्म हाउस है, उनके ऊपर घोड़े हैं, एक आध मैंने भी धरा हुआ है। कहना घुड़सवारी करो, उससे वजन कम होता है। शेखावत जी ने 1 महीने घुड़सवारी करी, वापिस मैंने फोन किया, मैं कहा भाई साहब वजन कम हुआ? कहला 10 किलो। मैं कहा लग तो नहीं रहा, कहना घोड़े का। तो आप ताली ढंग से बजा दो वरना आज मेरी खैर नहीं है। हाँ देखो पहले अच्छे लोग गाते थे तो मृग आया करते थे, अब ये ग्राम शूकर आना शुरू हो गए हैं। ये हमारी कैरेबिलिटी या जात शत्रु तुम्हारे आने पर यही है कि देखो कौन आया। तो सुमधुर गा रहे होते तो ठीक होते। मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं, कोरोना के बाद एक लंबे अंतराल के बाद हम लोगों के मुस्कुराहट भरे चेहरे देखने को तरस गए थे। लेकिन उस ईश्वर ने यदि आपको और हमको एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए, मुस्कुराहट देखने के लिए, कितने लोग काल कलवित हो गए। हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले अच्छे कलाकार चले गए, अच्छे हमारे पड़ोसी चले गए। लेकिन यदि आप और हम यहाँ बचे हैं तो उस ईश्वर की महनीय अनुकंपा है कि हम सब आप एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। तो एक बार उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद कीजिएगा ताकि हम लोग आज का ये उत्सव शुरू कर सकें। मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं, और जैसा कुछ चाइना में धीरे धीरे सुबुगाहट है सारण साहब, एक डर लगने लगा कहीं दोबारा तो नहीं आ जाएगा। मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं, डर है कि कोई नींद की टहनी हिला न दे।
हम उस डर में भी जी रहे हैं। तो लेकिन मास्क आदि का सबने, मैं तो डीके जैन सर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो इनसे कह रहा था, मैं आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं, एक तीर्थंकर आपको और बढ़ाना चाहिए। कहला वो कौन? मैं कोरोना स्वामी। कहला कोरोना स्वामी क्यों? मैं आपने पूरी दुनिया के चौथाई हिस्से के भी पट्टी मुंह में नहीं बंधवाई, अकेला एक कोरोना था जिसने पूरे वर्ल्ड को जैन मुनि बना के धर दिया। तो एक कोरोना स्वामी जो तीर्थंकर हमारे 25वें तीर्थंकर हैं, एक बार उनके लिए आपकी ताली उठनी चाहिए। ये हमारे जैन समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। जब भी घर से निकले कोरोना स्वामी को प्रणाम करके निकलें। आइएगा, मैं एक छोटा सा परिचय करा देता हूं, उसके बाद कल से हम शुरू करते हैं। ठीक मेरे दाहिनी तरफ ये बिल्कुल जो काला सूट इसके शादी के समय मिला था दहेज में, उसे पहन के जो यहाँ बैठा है, ये चित्तौड़ से हमारे बीच में आया है। माँ पद्मनी की जब ज्वाला के अंदर उन्होंने अग्नि स्नान किया था, उस समय जो एक आदमी वहां लकड़ी डालने के लिए खड़ा हुआ था और उस कारण जो काला कोट हो गया था, वो आदमी शंकर सुखवाल है। एक बार इसकी सदगति के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। तो चित्तौड़ के भस्मासुर प्रांत से हमारे बीच में। उसके बगल में बैठा ये अजात शत्रु है। नवगीत और हास्य रस, दो चीजों का विभिन्न ध्रुवों पर संचालन उन्होंने किया है। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। ये घर से चला तो सफेद पैंट शर्ट पहन के चला था, लेकिन बैठा काले वाले के पास में था तो काला रंग इसको पसंद हो गए हैं। हास्य रस का इन दिनों का बेहतरीन कवि, पिछले 25 वर्षों से हिंदुस्तान के टेलीविजन का एक चर्चित नाम, भाई अजात शत्रु, झीलों की नगरी उदयपुर से हमारे बीच में है। श्री बलवीर सिंह जी करुण के विषय में ज्यादा बताना मेरे लिए न्यायोचित नहीं होगा। बस इतना समझ लें कि बहुत सारे पुस्तकें, लगभग 26 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं। अमेरिका आदि में भारत का जो विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रतिनिधित्व भारत से 2-3 बार उन्होंने किया है, मॉरिशस में किया है। एक अलवर के लिए ज्ञान का एक बड़ा सागर हम उन्हें कह सकते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्ग के लिए कितनी ताली बजा सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। श्रद्धेय बलवीर सिंह जी करुण। सुरेंद्र शर्मा जी का यदि मैं परिचय दूंगा तो आप लोग कहेंगे कि मैं हिमालय को आइसक्रीम दिखा रहा हूं या किसी मशाल को मोमबत्ती दिखा रहा हूं। वैश्विक दुनिया में यदि चेहरे पर उदासियां छा गई हो, उस उदासी के क्षणों में भी जो व्यक्ति मौन न बैठा हो, जिन्होंने चाहे किसी भी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपके चेहरों पर हंसी बिखेरी हो, मैं चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर यदि आप केवल हास्य टाइप कर दें तो सैकड़ों वीडियो जिस व्यक्ति की उपलब्ध होंगी, उस व्यक्ति के लिए अलवर हाथ खड़े करके बार जोरदार तालियां। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी आज हमारे बीच में हैं। मैं कई बार कहता हूं कि यदि फिल्म इंडस्ट्री को इस बात का गुमान है कि उनके पास अमिताभ बच्चन है, क्रिकेट की इंडस्ट्री को इस बात का गुमान है कि उनके पास सचिन तेंदुलकर है, स्वर के दुनिया को यह गुमान रहा है कि उनके पास लता जी जैसी महेश्वरी महिला रही हैं, तो हमें इस बात का गुमान है कि हमारे पास सुरेंद्र शर्मा जैसा बड़ा स्टार मौजूद है। आज ये पूनम वर्मा जी मथुरा से आई है, प्रेम की नगरी मानी जाती है पूनम जी। गीत गजल में उनका पिछले 15 वर्षों में मेहनती काम रहा है। मैं चाहता हूं एक नारी शक्ति के लिए आप किस तरह अभिनंदन करेंगे, शायद अलवर में मुझे न बताना पड़े, वरना फिर सरिता जी हैं, दिया जी हैं और IPS मैडम तो बैठी ही हैं। तो ताली इस बार कुछ लोगों ने डर के बजाई है, मैं जान रहा हूं कि चलो भैया बजा लो, नहीं तो महिला खाते से पुलिस का लाठीचार्ज भी सहन करना पड़े। ये व्यक्ति जो इधर बैठा हुआ है, जो आपको, ये भी काले कोट में है, इन्हें आप लाफ्टर चैंपियन के रूप में देखते रहे हैं। अभी भी जो लाफ्टर शो आए थे सोनी टीवी पर, बंबई से हमारे बीच में सुनील व्यास हमारे बीच में, एक बार आप उनके लिए भी तालियां बजा दीजिएगा। मैं विनीत चौहान हूं और पिछले कई वर्षों से आपके यहाँ हूं। थोड़ा बहुत ताली इसलिए बजा दिए गए, बाहर वाले लोग मुझे चिढ़ाए नहीं कि तेरी शहर में इज्जत नहीं थी, वरना तो बाकी तो ठीक है। मेरे को मालूम है गड़े मोहल्ले में मिल करके जहां मनीष भाटिया मिल जाए, कहना यार भाई साहब एक चाय पी हो और 3 कविताएं सुनाओ। ऐसे ऐसे दोस्त हमारे हैं। ये होटल स्टेशन वाले लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं सच बता रहा हूँ मैम, इनके रहते मेरे को कभी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब मैं सुनील व्यास के साथ, एक तो क्या है, जब भी आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो और यदि पड़ोसी आदमी जल्दी जल्दी आपकी हलवा पूड़ी समेट रहा हो और चाय पी के कर रहा हो, तो समझ लो कि बिल का पेमेंट आपको करना है। मैं सुनील व्यास को ले गया था पिछले दिनों एक होटल के अंदर, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप MGM के बारे में ऐसी धारणा बनाओगे कि वहां भी ऐसा होता है क्या। तो मैं जैसे वहां पहुंचा तो ये भाई निकल लिया, कहना भाई साहब मैं पानी पी के आ रहा हूँ। भाई साहब जो खर्रा मनीष भाई ने भेजा लंबा चौड़ा, मैं समझ लो कोट गिरवी रख के आया। मैं अगली बार ये फिर कहने लगा सुनील, कहना भाई साहब अपन होटल चलते हैं चाय पीने डोसा खाने, मगर पानी पीने इस बार मैं जाऊंगा, ध्यान रखना। तो ऐसे दोस्त हमारे ये हैं, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस जमाने में आके मुस्कुराता कौन है। लाफ्टर क्लब खुल गए हमारे यहाँ पर, हंसने तक के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ गई। लेकिन आइएगा, मैं इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं माँ बागेश्वरी की वंदना से। सामान्यतः हमारे यहाँ परंपरा है मंचों पर कि हम उसे माँ बागेश्वरी की पूजा की थाली
महिला कवित्री को देते हैं, उस बेटी को सौंपते हैं जो हमारे घर के आंगन की पधारी है। मैं पहली बार ये क्रम चेंज कर रहा हूं क्योंकि हमारे पुरुषों की तरफ से बराबर ये शिकायत रही है कि बेटी बचाओ आंदोलन बहुत हुए हैं, ये बेटे बचाओ आंदोलन क्यों नहीं चलता? जहां देखो बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटियां ऐसी हैं, बेटियां वैसी हैं। मैं कहा बेटे कौन से महल चौक के जाड़े साफ करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हम भी ठीक हैं। बचपन से आप देखो हमको सिखाया क्या गया, मछली जल की रानी है। मछली, अरे हम भी उसके अंदर केकड़े मगरमच्छ कुछ तो होंगे, लेकिन मछली जल की रानी है। जितने अच्छे अच्छे विज्ञापन है डिओड्रेंट से लेकर के क्रीम और फैशन तक के, वो सब महिलाओं के खाते में। हमारे हिस्से में क्या, दाद खाद खुजली हड़ंग बाय। आप ताली बजा सकते हैं अपने सम्मान में, इससे ज्यादा मैं क्या करता पुरुषों? तो मैं पहली बार ये कोशिश कर रहा हूं पुरुषों को भी सम्मान मिले। हमारे मंच का सबसे छोटा कवि है आयु की दृष्टि से, लेकिन शिल्प कथ में बहुत बड़ा है। चित्तौड़ की माटी मां पद्मनी के जौहर के लिए जानी जाती है। लेकिन हमारा शंकर सुखवाल, बहुत अच्छी वंदना। डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी वंदनाएं सुनी होंगी, माँ वर दे, प्राण दे, ये कर, लेकिन एक अलग तरह की वंदना मैंने कोशिश करी है। जैसे इस बार मुझे बताया गया कुछ अलग हुआ है हमारे अलवर महोत्सव में, मत्स्योत्सव में। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि अलवर के मंच से इस बार जो कविताएं हों वो कुछ अलग हों, क्योंकि मैं शुरू में कह चुका हूं कि इस बार हमारी भी परीक्षा है, क्योंकि सामने दो क्रूर परीक्षक बैठे हुए हैं। वो हमारी कॉपी में किस तरह के नंबर देंगे ये तो कल पता लगेगा, लेकिन आप लोग साथ रहते रहिएगा ताकि इनको भी भ्रम रहे कि मामला कुछ ठीक है, वो ताली इतनी क्यों बज रही है, वरना तो कल 0/0 नंबर में मिल सकते हैं। एक बार तालियां बजाइए मां बागेश्वरी की वंदना से हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भाई शंकर सुखवाल चित्तौड़ से। अरे पहलवानी का अखाड़े में थोड़ी कूद रहा है, कितनों के पैर छुए भाई मुझसे। बाबा भरतरी की तपोभूमि अलवर को प्रणाम करता हूं जी। आदरणीय विनीत जी भाई साहब का हृदय समेत आभार व्यक्त करता हूं कि आप के समक्ष काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना भैया। वंदना का आदेश हुआ, मैं मां शारदे के श्री चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करना चाहता हूं। कि है वीणा पाणी ज्ञानदायिनी, कि है वीणा पाणी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी है शारदे मां। कि है वीणा पाणी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी है शारदे मां। करो वंदना सदा तुम्हारी, हृदय में नूतन विचार दे मां। है वीणा पाणी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी है शारदे मां। कि कलम बाज हो गई है मेरी, क्या बात है? प्रसव शब्द का रुका हुआ है। कि कलम बाज हो गई है मेरी, प्रसव शब्द का रुका हुआ है। महफिल सजी हुई है लेकिन माशीश मेरा झुका हुआ है। महफिल सजी हुई है लेकिन माशीश मेरा झुका हुआ है। तो भ्रमित हुआ मैं सृजन के पथ पर, भ्रमित हुआ मैं सृजन के पथ पर, तू मेरा रास्ता संवार दे मां। है वीणा पाणी ज्ञान। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। है वीणा पाणी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी है शारदे मां। वाह। कि श्रवण साधकों के सामने मैं यो मूक बन कर खड़ा हुआ हूँ। क्या बात है? कि श्रवण साधकों के सामने मैं यो मूक बन कर खड़ा हुआ हूँ।
दया करो माँ, दया करो माँ, तुम्हारे दर पर पड़ा हुआ हूँ। दया करो माँ, दया करो माँ, तुम्हारे दर पर पड़ा हुआ हूँ। तो अधर में अटके हैं गीत मेरे, अधर में अटके हैं गीत मेरे, उन्हें धरा पर उतार दे माँ। है वीणा पाणी, आपकी तालियां थोड़ा मुखर हो यदि कविता वंदना कुछ अलग तरह की सुन रहे हैं आप। है वीणा पाणी ज्ञान दायनी हंस वाहिनी है शारदे माँ। वाह। कि तुम ही ने मीरा की झोली भर दी, तुम ही ने तुलसी को भर दिया है। वाह। तुम ही ने मीरा की झोली भर दी, तुम ही ने तुलसी को भर दिया है। तुम ही ने कालिदास सरीखे महामूर्ख को अमर किया है। तो कबीर रस खाने को दिया सब, कबीर रस खान को दिया सब, मुझे भी थोड़ा सा प्यार दे माँ। है वीणा पाणी ज्ञान दायनी हंस वाहिनी है शारदे माँ। करूं वंदना सदा तुम्हारी, हृदय में नूतन विचार दे माँ। है वीणा पाणी ज्ञान दायनी हंस वाहिनी है शारदे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बहुत दिनों बाद मैंने प्रयोग किया है, वरना 99% वंदनाएं कवियत्री के द्वारा करवाई जाती हैं। यदि आपको लगा हो कि वंदना कुछ अलग तरह से हुई है तो एक बार भैया को आशीर्वाद और माँ का आशीष हमें मिल जाए कि आज के इस कार्यक्रम शुरू कर सकें। कविता के विषय में अलवर को बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। अनेक बड़े कवि यहाँ सूर्यदेव बारेट जी से लेकर के चंद्रुल जी तक अनेक कवि यहाँ पर हुए हैं। कोई संत नहीं होता है, खुशबू नहीं जड़ी होती है। कविता आप और हम में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो बात आप सोचते हैं वही हम सोचते हैं। बस माँ बागेश्वरी ने छोटी सी अतिरिक्त हमारे साथ कृपा ये कर दी है कि हम उसे अपनी वाणी से कह भर पा रहे हैं, आप उसे कह नहीं पा रहे हैं। वरना तो जो आपने सोचा वही हमने भी कहा। माँ बागेश्वरी ने जिस कृपा को हम पर किया, कोई संत नहीं होता है, खुशबू नहीं जड़ी होती है, एक विशिष्ट गंध है चंदन, बाकी तो लकड़ी होती है। एक विशिष्ट गंध है चंदन, बाकी तो लकड़ी होती है। कविता किस तरह कही जाएगी कुछ यूं समझ लीजिएगा। अभी दशहरा गया, आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक चित्र आप लोगों के दरवाजे पर टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आया होगा कि सामने दशानन खड़े हैं और प्रभु श्री राम धनुष ताने हुए खड़े हैं। यह चित्र आप सबने भी देखा, लेकिन एक कवि ने जब देखा तो उससे कविता मुखरित हो गई। बाएं हाथ और दाएं हाथ की कवि ने बातचीत कराई। बाएं हाथ को दाहिने हाथ ने उल्हाना, दाएं हाथ को बाएं हाथ ने उल्हाना दिया। उसने कहा, दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान। हे दाहिने हाथ, जब भी दान की, मान की, सम्मान की बात होती है तो आगे चला जाता है। दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान, अब क्यों पीछे जात है देख दशानन बाण। अब तू पीछे क्यों जा रहा है जब सामने दशानन है। तो दाहिने हाथ ने जो बाएं हाथ को उत्तर दिया, बस उसी का नाम कविता है। उसने कहा, मैं डर के पीछे नहीं जा रहा। अलवर वालों, कविता की लाज रखना। जो दाहिने हाथ ने उत्तर दिया बाएं हाथ को, कहना फिर पीछे क्यों जा रहे हो। दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान, अब क्यों पीछे जाते हैं देख दशानन बाण। दाहिने हाथ ने उत्तर दिया, श्री राम के कान में पूछत हुई बात। अब यदि आपकी तालियां ना आई तो मुझे कहने में संकोच होगा। श्री राम के कान में पूछत हुई बात, एक एक कर 10 हतूं या हतूं 10 एक साथ। मैं तो प्रभु श्री राम से ये पूछ रहा हूं, उस दशानन का एक एक सिर काटूं या एक साथ सारे काट दूं। आज बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं। मैं सरिता जी से बात करता, आज स्टूडेंट्स बहुत सारे इतने क्यों हैं। कहले, क्या डांस का तो कार्यक्रम नहीं है। तो मैंने कहा, मैडम कोई तो खास बात है। पांव कब मंजिलों से मिलते हैं, सिलसिले सिलसिलों से मिलते हैं।
कॉलेज के लड़कों में आपके समर्थन में पैरवी कर रहा हूं। पांव कब मंजिलों से मिलते हैं, सिलसिले सिलसिलों से मिलते हैं। कॉलेज में मिलती होंगी डिग्रियां, तजुर्बे महफिलों से मिलते हैं। शायद इसलिए ये जो अद्भुत सा आयोजन जिला प्रशासन ने किया है, हमारी पूरी युवा पीढ़ी, पूरा महल चौक समय पैक हो चुका है, बल्कि पीछे लोग खड़े हुए हैं। ये किसी कार्यक्रम की सफलता होती है, हमारे एडीएम महोदय दोनों बैठे हैं, कि किसी कार्यक्रम में पीछे भी लोग खड़े हों, इसका मतलब कार्यक्रम सफलता का चरम बिंदु छू चुका है। मैं किस कवि को बुलाऊं, ये मेरे को अभी सोचना है। जिस कवि की तरफ भी देखता हूं, वही मुझे रसिया समझ के यूक्रेन बनाने की फिराक में रहता है। क्या खबरदार जो पहले नंबर पे मुझे तैने ले लिया, वरना तिरंगा लगा के भी नहीं बचेगा। यूक्रेन के अंदर वही लोग बचे जो तिरंगा लगा करके आ गए थे। और आपकी बारीक बात पर शायद ताली उठे, कई लोग तो पड़ोसी मुल्कों के वो आ गए थे जिन्होंने तिरंगे जलाए, लेकिन तिरंगे ने छाती पर लगा लिए तो उन पर भी हमला नहीं हुआ। ये इस देश की तासीर थी, बदली हुई तासीर थी। तो मैं जिधर भी देखता हूं वो मुझे इस दृष्टि से देखता है। लेकिन चित्तौड़ बलिदान की भूमि रही है। जब जब बलिदान का वक्त आया है तो चित्तौड़ सामने आया है। वो धरती हाड़ा रानी के शीशदान की है। मैं युवा तेवर को बुला रहा हूं। आपको लगेगा कि आप एक और विनीत चौहान को यहां पर सुन रहे हैं। जिस कवि को मैं पिछले 5-10 वर्षों से, जिसकी कविता पर मैं खुद मोहित हो जाता हूं, वो कवि शंकर सुखवाल चित्तौड़ से यहां पर है। वो धरती क्या है? वो धरती हाड़ा रानी के शीशदान की है। जरा मैं शुरू कर रहा हूं तो अपनी हथेलियों को गर्माहट तक लेकर के आइएगा। वो धरती हाड़ा रानी के शीशदान की है। वो धरती झाला माना के प्राणदान की है। और तालियां आकाश छुएं आपकी। रजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। वो धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। वो धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। मैं राणा प्रताप के स्वाभिमान का गौरव गाने के लिए, इस राजस्थान की मिट्टी का गौरव गाने के लिए जिस कवि को बुला रहा हूं, आप अपनी मिट्टी के स्तवन के लिए जोरदार ताली से बुलाइए। शंकर सुखवाल वीर रस की श्रेष्ठ कविता लेकर हमारे पुनः आप तमाम सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। परम श्रद्धेय कलेक्टर साहब, एसपी साहिबा, उत्तम सिंह जी शेखावत यहाँ विराजमान है, हमारे यहाँ एसडीएम रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। और बहुत खुश नसीब हूँ, मंच पर श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी विराजमान हैं और बलबीर सिंह जी, करुण पूज्य पिताजी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और पुनः आपको प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। चित्तौड़गढ़ से आया हूं, मेरा परिचय भाई साहब ने दिया, सुनिएगा। कि शक्ति और भक्ति के अद्भुत गठजोड़ की धरती। चित्तौड़ के परिचय की पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि शक्ति और भक्ति के अद्भुत गठजोड़ की धरती, पन्ना धाय मीरा कल्ला जेरा ठौड़ की धरती, पन्ना धाय मीरा कल्ला जेरा ठौड़ की धरती। तो जिसकी धूल का टीका लगा कर आ रहा हूं मैं। शंकर एक मिनट। एक तो ये जो पत्रकार दोस्त है ना मेरे, ये नारद मुनि जी के छोड़े हुए निशाचर हैं। अभी मेरे कान में आकर कहना, भाई साहब सुबह फिर अखबार में कैसे छपेगी कि मत्स्य उत्सव का कोई अद्भुत रहा। तो मैं क्या करूं? नहीं, तू खड़ा हो जा, कोई बात नहीं, चल एक फोटो खींच ले हम इसको, ताकि अखबार में सुबह छप जाए। और मैंने आते ही हमारे पर्यटन अधिकारी से कहा था, मैं कहा देखो हमें चाय मिले न मिले कोई दिक्कत नहीं है, इन लोगों को चाय में कोई कमी मत रखना, वरना सुबह लिख देंगे फीका रहा कवि सम्मेलन, और चाय वाय मिल गई तो कहेंगे अद्भुत जमा कवि सम्मेलन। तो एक बार ताली बजा दो, सब कवि लोग पीछे देख लो, ये सरदार जी जैसे जैसे कहे वैसे कर लो भैया। ये फोटो सुबह आनी है, वरना एक काली फोटो छपवा देंगे ब्लैक एंड व्हाइट में। हाँ हो गया, चल बहुत अच्छे। हमारे सुरेंद्र शर्मा जी सही कहते हैं कि जितने ब्याह बिगड़े इन फोटोग्राफरों ने बिगड़वाए हैं। मतलब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की तरफ देख नहीं सकते, वो बेचारे एक दूसरे को निहार रहे होते हैं। आप इधर देखिएगा, आप इधर देख, अबे यार क्या उन दोनों को देख रहे हैं, दो बेचारों को जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, उनको तुम देखने लग जाते हो। और एक और इनकी प्रॉब्लम है, दूल्हे की तो दूर से फोटो, दुल्हन की बहुत पास से आके फोटो खींचते हैं। तो ये फोटोग्राफर है, ये राष्ट्रदूतों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब जरा एक बार शंकर के लिए आप तालियां बजा दीजिएगा। वीर रस की कविता का जो आरंभ उसने किया वो अद्भुत किया, राजस्थान की मिट्टी का। हाँ सुनेगा। कि शक्ति और भक्ति के अद्भुत गठजोड़ की धरती, वाह, पन्ना धाय मीरा कल्ला जेरा ठौड़ की धरती, वाह, पन्ना धाय मीरा कल्ला जेरा ठौड़ की धरती।
तो जिसकी धूल का टीका लगा कर आ रहा हूँ मैं, जिसकी धूल का टीका लगा कर आ रहा हूँ मैं, सब तीर्थों से ज्यादा पावन वो चित्तौड़ की धरती, सब तीर्थों से ज्यादा पावन वो चित्तौड़ की धरती, सब तीर्थों से ज्यादा पावन वो चित्तौड़ की धरती, बप्पा रावल राणा संग जला मान की धरती, कि बप्पा रावल राणा सांगा जाला मान की धरती, जयमल पत्ता घोरा बादल के बलिदान की धरती, जयमल पत्ता घोरा बादल के बलिदान की धरती। तो खाई घास की रोटी मगर घुटने नहीं टेके, खाई घास की रोटी मगर घुटने नहीं टेके, ऐसे वीरों की जननी है राजस्थान की धरती, ऐसे वीरों की जननी है। आभार अलवर, बहुत अच्छे, निवेदन करता हूँ, बढ़िया लिखा, क्या बात कि ऐसे वीरों की जननी है राजस्थान की धरती, वाह, कि प्रणवीरों के प्रबल पराक्रम के प्रतिमान की धरती, क्या भाषा है, प्रणवीरों के प्रबल पराक्रम के प्रतिमान की धरती, रगों में रजपूतों के बहते स्वाभिमान की धरती, रगों में रजपूतों के बहते स्वाभिमान की धरती, पहन कर केसरिया बाना बचाया मान मिट्टी का, पहन कर केसरिया बाना बचाया मान मिट्टी का, किसी से हारी ना हारेगी राजस्थान की माटी, किसी से हारी ना हारेगी राजस्थान की धरती। और चार पंक्तियां निवेदन करता हूं साहब, कि जहां पर गूंजी चेतक की टापे वो माटी जिंदाबाद, क्या बात है, जहां पर गूंजी चेतक की टापे वो माटी जिंदाबाद, जहां पर शीश कटे धड़ लड़े वह परिपाटी जिंदाबाद, जहां पर शीश कटे धड़ लड़े वह परिपाटी जिंदाबाद, जहां से अकबर की सेना बचाकर प्राण भागी थी, जहां से अकबर की सेना बचाकर प्राण भागी थी, चंदन जैसी है वह पावन हल्दी घाटी जिंदाबाद, चंदन जैसी है वह पावन हल्दी घाटी जिंदाबाद। अंतिम चार पंक्तियां निवेदन करता हूं, सुनिए, शंकर गजब कमाल, कि हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारे पुरखों के बल विक्रम की पहचान जिंदा है, हमारे पुरखों के बल विक्रम की पहचान जिंदा है, मस्तक कट गए रण कर डटे फिर भी रहे प्रण पर, मस्तक कट गए रण कर डटे फिर भी रहे प्रण पर, लिहाजा इतिहासों में अब तक राजस्थान है, लिहाजा इतिहासों में अब तक राजस्थान जिंदा। वाह वाह वाह, क्या बात, एक बार भाषा का विन्यास जो शंकर ने यहाँ दिखाया, मैं खुद आह्लादित हूँ। सच मानिएगा, हम जब बड़े बड़े मुशायरों में बैठते हैं मैम, तो वहां एक हमारा बुजुर्ग शायर बैठा हुआ होता है, तो अक्सर हम केवल ये देखते रहते हैं इस बुजुर्ग शायर की प्रतिक्रिया क्या है। तो हमारे बड़े शायर लोग ये बताते हैं कि वो जो पीछे शायर बैठा रहता है, बीड़ी पीता रहता है चुपचाप, और वो जरा ये कह दे कि मियाँ जरा इस शेर को दोबारा कहिएगा। इसके दो ही मतलब हैं, या तो आपने कोई बहुत लाजवाब बात कह दी है, या बहुत ही दो कौड़ी की बात कह दी है। तो मैं जब से ये देख रहा था कि मेरे दोनों परीक्षकों की मुंडी हिलती है कि नहीं हिलती है, यदि इन्होंने मुंडी हिला दी है दोनों ने, तो हम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। आप हमारे 36% पे तो ताली बजा सकते हो, बाकी डिस्टिंक्शन मार्क्स बाकी वाले लोग लाएंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छी कविता शंकर भैया ने यहां पढ़ी है, बहुत साधुवाद। दो दिशाएं हैं, दो ध्रुव हैं, एक तरफ श्रृंगार बसता है सीए सर, एक तरफ अंगार बसता है। राजस्थान अंगार की भाषा का नाम है। हालांकि हमारे से बड़े लोगों ने कहा आंगन राजस्थान के दो बातें दमदार, मीरा भी यही हुई है। और सर्वाधिक शहीद बेटे देने वाला 532 में से यदि 250 बेटे राजस्थान देता है तो उसका शौर्य तालियों के लायक तो हो जाता है कम से कम।
करगिल की उसी मिट्टी पर मैंने गया, वहां मैंने लिखा देखा इनमें से 532 बेटे राजस्थान ने दिए हैं। मीरा जैसी मां, मीरा जैसी बड़ी विदुषी यहां हुई है, भक्त मीरा यहां पर हुई है। लेकिन उन दोनों ध्रुवों के बीच में हमारे कवि ने कहा, आंगन राजस्थान के दो बातें दमदार। क्या है राजस्थान? अपने शौर्य और श्रृंगार के लिए आपकी शायद तालियां उठें। आंगन राजस्थान के दो बातें दमदार, बांसुरियां खेता बजे, रण खेता तलवार। ये राजस्थान जीता है। हम चाहे गंगानगर में बैठे हों, चाहे जैसलमेर में बैठे हों, चाहे चित्तौड़ में बैठे हों, पूरा राजस्थान लगभग एक जैसा दिखाई देता है। हमसे लोग कहते हैं इतना खून क्यों छिड़कते हो? मैंने कहा कभी गए हो गंगानगर, कभी गए हो जैसलमेर? वहां से पाकिस्तान बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जैसलमेर पर इतना रेत है कि धूल उड़ती है तो धूल उड़ करके पड़ोस के मुल्क में चली जाती है। मैं बहुत बारीक बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने लोग इस साहित्य की अदालत में मुझे आशीर्वाद दे सकेंगे। लोगों ने कहा विनीत बड़ी राजस्थान की बातें करते हो, बड़ा खून बहाते हो। मैंने एक लाइन कही, आज की रात मेरे पास कविता के नाम पर एक लाइन लिखी है मैंने जिंदगी में। मां बागेश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसी एक लाइन मुझसे और लिखा ले तो मैं अपने को कवि कहलाने का गरूर पाल सकूंगा। मैंने लिखा, चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। अगली लाइन पर ध्यान चाहता हूं मैं आपका। चिंगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, और मातृभूमि का एक कण भी, अब मुझे एक एक हाथ खड़ा चाहिए, मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इसके उत्तरार्ध में आइए मैं अंगार से आपको श्रृंगार की भाषा की ओर ले चलता हूं। मथुरा योगेश्वर कृष्ण के लिए जाना जाता है और कृष्ण से बड़ा कोई प्रेम का देवता न हुआ। मैंने सुना है कि एक बार राधा और कृष्ण का संवाद हुआ तो राधा जी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण बहुत स्नेह करते, बहुत प्रेम करते हो, तुमसे ज्यादा तो कोई प्रेम करने वाला है नहीं इस दुनिया में, तो फिर मुझसे विवाह क्यों नहीं कर लेते? कृष्ण ने एक बात कही और राधा जी को लाजवाब कर दिया। कृष्ण ने कहा, राधा विवाह करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तुम ही बताओ हम दोनों में दूसरा कौन है? आपकी तालियां कम रह गई इस बात पर। गणित के लोग कहते हैं कि एक और एक दो होते हैं, ये गणित के लोग कहते हैं, बड़े विदुषी लोग यहां बैठे हैं, व्यापारी लोग बैठे हैं, वो कहते हैं एक और एक 11 होता है, लेकिन प्रेम में लगे हुए लोग कहते हैं एक और एक सिर्फ एक होता है, उसमें कोई दूसरा नहीं होता है। तजकर राजस्थान रंगीला जब जोगिन वृंदावन पहुंची, क्या हो गए दोनों? तजकर राजस्थान, मीरा जी गई वृंदावन में तो सामने पुरोहित ने द्वार बंद कर लिए, कहने लगे यहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। वहां तो पुरुष केवल एक को माना जाता है, कृष्ण को, बाकी सब गोपिकाएं मानी जाती हैं। तजकर राजस्थान रंगीला जब जोगिन वृंदावन पहुंची, मीरा स्वयं राधिका हो गई, कृष्ण स्वयं इकतारे हो गए। प्रेम इसी का नाम है, प्रेम इसी की परिभाषा है। कपिल भैया आ गए हैं तो मेरे दो श्रोता तो ताली के बराबर अगला बजा ही देगा, मेरे को उम्मीद है। पत्रकार मंडल पूरा बैठ गया है। ये मेरा बड़ा, मैंने कहा ना, जघन्य दोस्त है, ऐसे दोस्तों के रहते मेरे को कभी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी। प्यारे दोस्त हैं मेरे सभी लोग। आइएगा, मैं मथुरा से पधारी डॉक्टर पूनम वर्मा को आवाज देता हूं। अनेक देशों की यात्राएं उनके खाते में दर्ज है। 14 दिन वो इंग्लैंड, यूके, बेलफास्ट, नॉटिंगम, बर्मिंघम में काव्य पाठ कर चुकी हैं। इस समय उनकी एक पुस्तक प्रकाशनाधीन है, नदी के किनारे। मैं उन्हें केवल ये कहते हुए आवाज देना चाहता हूं कि आग जो वक्ष में पली होगी, अंततः शब्द में ढली होगी। अलवर वालों, जरा कवित्री को जरा उत्साह से बुलाइएगा, उसका मन न टूट जाए कि आग जो वक्ष में पली होगी, अंततः शब्द में ढली होगी, और कृष्ण के पांव में पड़े छाले राधिका धूप में चली होगी। एक बार तालियां बजाइएगा डॉक्टर पूनम वर्मा के लिए। हाँ डॉक्टर साहब जी, बढ़िया, स्वागत। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ। आज के पावन मंच को नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे काव्य कुल के शिलालेख आदरणीय करुण जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, और हमारे एसपी साहब साहिवाल, डीएम सर बैठे हुए हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सभी लोग इतनी ठंड में, ऐसे मौसम में यहाँ कविता का मन लेकर बैठे हैं। आप सभी की उपस्थिति को भी प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मथुरा से आप लोग के बीच में आई हूँ तो वहीं से अपनी बात उठाती हूँ और आपके आंगन में सौंपना चाहती हूँ।
चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित कीजिएगा। जी, पहली बार देख रही हूँ कि ये पूरा प्रांगण हरा भरा नजर आ रहा है जी। सुनिएगा कि फूलों से कुछ रंग चुराकर मैं भर्तृ बाबा की हाँ ये बोलेगा भर्तृ बाबा की जय बोलने रहे। बाबा एक ही चेला छोड़ गया था, उसका नाम है कपिलनाथ। तो तेरे कानों के बाड़े बढ़वाने मेरे को जरूरी है, बाकी तो तेरे में कोई कसर तो है नहीं भाई। जी मैडम शुरू करो जी। 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा कि फूलों का कोई परिवार नहीं होता जी, खुशबू का कोई घर बार नहीं होता। फूलों का कोई घर बार नहीं होता, खुशबू का कोई घर बार नहीं होता। और कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, पर कागज की कश्ती से कभी दरिया पार नहीं होता। तब 4 पंक्तियां मथुरा से आई हूँ, वहीं से उठाती हूँ और आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा सुनिएगा कि किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, वाह। किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ। दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ। कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में। मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा कि मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ। किसी के भाग्य के मोती, किसी के भाग्य के मोती। आप लोग चाहें तो तालियां बजाकर मेरा मन बना सकते हैं। सुनिएगा कि किसी के भाग्य के मोती, किसी के भाग्य के मोती हमें चुनना नहीं आया। फरेबों की कोई चादर कभी बुनना नहीं आया। फरेबों की कोई चादर कभी बुनना नहीं आया। बहुत अरमान थे दिल में, कई तूफान थे दिल में। बहुत अरमान थे दिल में, कई तूफान थे दिल में। हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया। हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया। हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया। और 4 पंक्तियां मैं अपने मन की आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनसे हम चाहकर भी अलग नहीं हो पाते। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो। मैंने उन रिश्तों पर 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की है और आप सभी को लगे कि मैंने शायद इन 4 पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया हो या सही कह दिया हो, तो आप सभी लोग तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ाएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा कि हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया। और कोई शिकवा शिकायत हो, कोई शिकवा शिकायत हो, दिलों से सब निकल जाए। कोई शिकवा शिकायत हो, दिलों से सब निकल जाए। हुई है भूल गर कोई, चलो फिर से समझ जाए। हुई है भूल गर कोई, चलो फिर से समझ जाए। मोहब्बत का सफर फिर से शुरू करते हैं हम दोनों। मोहब्बत का सफर फिर से शुरू करते हैं हम दोनों। जरा सा तुम बदल जाओ, जरा सा हम बदल जाए। जरा सा तुम बदल जाओ, बहुत अच्छा, जरा सा हम बदल जाए। जरा सा तुम बदल जाओ, जरा सा हम बदल जाए। और किनारों की तमन्ना में, किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं। किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं। जिसे चाहा था जीतेंगे, उसी से हार बैठे हैं। बहुत आभार, आज सभी का स्नेह मिला कि किनारों की तमन्ना में लिए पतवार बैठे हैं। जिसे चाहा था जीतेंगे, उसी से हार बैठे हैं। और ये दरिया कैसा दरिया है कि जिसमें डूब जाने को। और 4थी पंक्ति पर आप सभी का आशीष चाहिए
कि ये दरिया कैसा दरिया है कि जिसमें डूब जाने को मोहब्बत में यहाँ देखो सभी तैयार बैठे। वाह, ये बात पहुंची अब तक मतलब सुनिएगा क्या बात कि मोहब्बत में यहाँ देखो। देश की क्या स्थिति है, अंगार वाला श्रृंगार पे आया हुआ है। मतलब आदमी ऊपर से कैसा भी हो जाए, आप माँ दुर्गा समझ के प्रणाम करो आप इनको। जी जी मैडम ठीक है। देश के कैसे दिन आगे बताओ, वीर रस वाला श्रृंगार पे ताली बजा रहा है। चलो मैडम जी सुधरो कि मोहब्बत में यहाँ देखो आप भी ताली बजा दीजिए। तैयार बैठे हैं, ये मेरे इश्क की दीवानगी हद से गुजर जाए। तालियां बजाकर मेरा साथ दीजिएगा कि ये मेरे इश्क की दीवानगी हद से गुजर जाए। कशिश ऐसी रूहानी हो कि पतझड़ भी संवर जाए। कशिश ऐसी रूहानी हो कि पतझड़ भी संवर जाए। मोहब्बत की सनम ये चांदनी मिलकर बिखरो तो, और ऐसी ठंड में क्या होना चाहिए ऐसे मौसम में सुनिएगा कि मोहब्बत की सनम ये चांदनी मिलकर बिखेरो तो इधर मैं भी निखर जाऊं उधर तू भी निखर जाए। कि इधर मैं भी निखर जाऊं उधर तू भी निखर जाए। बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, और मैं वो 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ जो मेरे सिग्नेचर की पंक्तियां हैं। मैंने उन पंक्तियों से जो अपने देश में विदेश में पहचान बनाई है, वो पंक्तियां मैं आप सभी शुद्ध श्रोताओं के बीच में, काव्य रसिक श्रोताओं के बीच में पढ़ना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग तालियां बजाकर मेरा हौसला बढ़ाएंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं मंच का चाहती हूँ जरूर, और आपके बीच में वो पंक्तियां रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। चांद का, समुद्र का और पूर्णमासी का क्या रिश्ता है, आप सभी लोग जानते होंगे। मेरा नाम पूनम है। मैंने उन्हें 4 पंक्तियों में बांधने की कोशिश की है, और आप लोगों को लगे कि मैं इस प्रयास में सफल हो पाई हूँ तो आपकी तालियां मुझे बताएंगी कितना सफल हो पाई हूँ। पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बढ़िया डॉक्टर साहब। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। वाह वाह वाह, ध्यान दीजिएगा कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं। जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं। मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का। हाथ तैयार किएगा आप लोग कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं। मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का। मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का। सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत आला। कि सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। और 4 पंक्तियां आप सभी अलवर वालों के नाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जरूर जरूर जरूर। कि सितारे, आप ध्यान मत दीजिएगा, है ना, सुनिएगा। कि सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं, कि हमने गम को हंसी मुस्कान बना रखा है। वाह वाह वाह। हमने गम को हंसी मुस्कान बना रखा है, और मुस्कान को आसान बना रखा है। और मुस्कान को आसान बना रखा है। और जब से आए हैं सरसका की इस नगरिया में, जब से आए हैं सरसका की इस नगरिया में, हमने अलवर को अपनी जान बना रखा है। बहुत अच्छा। मेरा यूआईटी सचिव महोदय से निवेदन है कि एक प्लॉट इनको निःशुल्क दिया जाए। जब अलवर से इतना ही मोहब्बत है तो एक, और नहीं तो लादिया में तो कई पुराने मकान भी, आप उनमें भी रह सकती हैं। बहुत अच्छा, एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं एक अच्छे गीत के लिए पूनम जी से आग्रह करूंगा, थोड़ी जागृति के लिए बीच में मुझे कहना होता है। जी डॉक्टर साहब पढ़िएगा। नहीं ये कपिल करता रहेगा, इसका कार्रवाई है, तो रोज रात को इस समय बोलता है। सिद्ध जी ने कह दिया ऐसा आपका मेल चौक में मेरा घर है। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, ये सब पुराने पापी है, मेरे को मालूम है यहाँ बैठे हैं। जी चलिए। और आइए, एक गीत के लिए आदेश किया गया है। जी स्वागत। मैं एक ताजा गीत, मस्ती का गीत आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। और चाहती हूँ कि
गीत के साथ, मेरे शब्दों के साथ आप सभी लोग रिदम में तालियां बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आप लोग को सुनने में भी अच्छा लगेगा। मैं वो गीत आपके बीच में रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागतम स्वागतम। कि खुशबू सी छाने लगती है, वाह। इस मंच से तमाम रस होंगे, तमाम बातें की जाएगी, लेकिन मैं श्रृंगार की एकमात्र कवित्री हूँ, इसलिए आप सभी से विशेष रूप से आशीर्वाद चाहती हूँ, साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। कि खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में, खुशबू सी छाने लगती है। तालियां बजाइए अलवर वालों, मैंने आपके नाम पे अलवर पंक्तियां रखी, सुनिएगा। कि खुशबू सी छाने लगती है, खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में। कि दीवाली से दमक रहे हैं, दीवाली से दमक रहे, दीवाली से दमक रहे हैं मन के घर चौबारे भी, बिछे हुए कदमों के नीचे लगते चांद सितारे भी, दीवाली से दमक रहे हैं मन के घर चौबारे भी, बिछे हुए कदमों के नीचे लगते चांद सितारे भी, मानो चांद उतर आया है, एक दो, मानो चांद उतर आया है, मानो चांद उतर आया है जो नदिया की धार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में। खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में। और गीत का अगला बंद आपके बीच में रखना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि जब दिल में उतर जाता है बेपनाह इश्क का समंदर, जब दिल में उतर जाता है बेपनाह इश्क का समंदर, लोग जिंदा तो होते हैं पर किसी और के अंदर। अगले बंद के लिए जोरदार तालियां बजाएगा। कि लोग जिंदा तो होते हैं पर किसी और के अंदर, तब पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। कि बढ़ जाता है कभी कभी, बढ़ जाता है कभी कभी खुद से इतना बेगानापन, हैरत सी होती है अपना देख देख दीवानापन, हैरत सी होती है अपना देख देख दीवानापन, चाहत की लहरें उठती हैं, चाहत की लहरें उठती हैं झरती हर सिंगार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में। गीत का अंतिम बंद आपके बीच रखना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। आप सभी का साथ चाहती हूँ, अंतिम बंद आपकी भी रखती हूँ, सुनिएगा। कि ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में, तो इस दुनिया में प्रेम कथा का है कोई अपवाद नहीं। वाह। आप लोगों को लगे कि मैंने शायद कुछ अच्छा कह दिया, तो बस जोरदार तालियों से मेरा साथ दीजिएगा। मुझे पता है कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है, लेकिन आपकी खामोशी थोड़ी खल रही है। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही हो तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे बताएं मेरी बात आप तक पहुँच रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम बंद निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है सर। कि इस दुनिया में प्रेम कथा का है कोई अपवाद नहीं, नैनों की भाषा से बेहतर मिला कोई संवाद नहीं, नैनों की भाषा से बेहतर मिला कोई संवाद नहीं। और 4 दिनों का जीवन है ये, साथ दीजिएगा मेरा, कि 4 दिनों का जीवन है ये, 4 दिनों का जीवन है, क्यों उलझे हो तकरार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में, ऐसा। एक बार सारे लोग ताली बजाएंगे मेरे साथ मिलकर। खुशबू सी छाने लगती है, खुशबू सी छाने लगती है सांसों के संसार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में, ऐसा ही महसूस किया है मैंने तेरे प्यार में। तो भाई अभी मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सॉरी कि मैं सुरेंद्र शर्मा को कवर नहीं कर पाया।
इन्होंने भी सबसे लास्ट में रखा, तो उसका रीज़न यही है। सॉरी, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस।